Fraunhofer diffraction, अरे बस आप आवाज मत करो. Fraunhofer diffraction by N slits. Fraunhofer diffraction by N slit. अरे बस आवाज मत करो. तो इसके लिए रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आई थी I इक्वल्स टू कितना था, I नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. इसमें दो टर्म थी. फर्स्ट ये टर्म को हमने बोला था इंटरफेरेंस, सॉरी डिफ्रैक्शन टर्म, और ये आपकी इंटरफेरेंस टर्म. कि जो आपके एन स्लिट्स हैं उनमें सभी एन स्लिट में इंडिविजुअल डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, साथ में सभी एन स्लिट से एक इंटरफेरेंस भी हो रहा है. तो हमें हमने डिफ्रैक्शन टर्म का तो इफेक्ट पढ़ लिया था. सेकंड पॉइंट डालना आप, डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस टर्म, डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस टर्म in the resultant intensity, ठीक है. तो I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. ठीक है. अब इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है प्रिंसिपल मैक्सिमा. तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए लास्ट वाला जो आपने डबल स्लिट का फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा था, वहां पर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी, इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए बीटा इक्वल्स टू कितना था, प्लस माइनस एन पाई. इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई. बट देखो यहाँ पर आप यदि बीटा इक्वल्स टू एन पाई रखते हैं तो नीचे भी जीरो होगा और ऊपर भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म बन रही है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एट साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 0/0 अनडिटरमिनेट फॉर्म, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपने वो पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल, बीटा टेंडिंग टू लिमिट बीटा टेंडिंग टू एन पाई साइन एन पाई अपॉन साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा. इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट बीटा टेंड्स टू एन पाई. अब देखो एन पाई रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आप क्या करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव अपॉन इसका भी डेरिवेटिव. तो आपने ये पढ़ा होगा डी बाई डी बीटा साइन एन बीटा अपॉन डी बाई डी बीटा साइन बीटा. ऐसा लिख सकते हैं ना आप इसको. अब देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एन कॉस एन बीटा, एन कॉस एन बीटा ही तो होगा, और यहाँ पर होगा कॉस बीटा, और लिमिट कितना है, बीटा टेंड्स टू एन पाई. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एन कॉस एन प्लस माइनस कैपिटल एन पाई अपॉन कॉस एन पाई. तो देखो कॉस में प्लस हो माइनस हो सब क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू 1 ही हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस एन, प्लस की भी आएंगी, कॉस पाई -1 होगा और कॉस 2 पाई प्लस का होगा. तो इसकी जो वैल्यू है वो एन ही आएगी. देखो यहाँ पर यदि आप प्लस कॉस में प्लस हो या माइनस हो, कॉस थीटा ही रहता है. ठीक है, ये बात समझ आई. अब एन की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, तो कितना आ जाएगा एन. अब यदि एन इक्वल्स टू 1 देते हैं तो कॉस पाई का वैल्यू -1 अपॉन में कॉस पाई का वैल्यू -1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा. तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, कैपिटल एन आ रहा है बीटा टेंडिंग टू प्लस माइनस एन पाई पर. तो देखो यहाँ पर इसको कितना लिख सकते हैं फिर आप,
आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई नॉट, जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसको कितना लिखा था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इक्वेशन नंबर कौन सा था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, अच्छा ठीक है, तो ये सेकंड होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, एन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बचेगा, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब यदि आप आई का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो आई मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, आई नॉट एन स्क्वायर is the intensity of principal maxima on the resultant intensity pattern of Fraunhofer diffraction by n slit। तो लिख लो इसको, नोट करो इतना। ऊपर साइड में लिख देना, साइन अल्फा अपॉन अल्फा मैक्सिमम इक्वल्स टू 1, और ये कब था, अल्फा टेंडिंग टू 0 पर, थीटा 0 होता है, डिफ्रैक्शन एंगल थीटा 0 होगा तब अल्फा 0 होगा, अल्फा टेंडिंग टू 0 पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्यों आपने ये हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ा, जब अनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले से पढ़ा होगा ना 12th में, नहीं पढ़, बाद में मत करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हुआ कंप्लीट। अब ये तो आ गई आपकी इंटेंसिटी, उसके बाद एक चीज और ये देख लो कितना आ रहा है प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई फॉर दीज कंडीशंस, यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन के लिए बीटा इक्वल्स टू कितना है, प्लस माइनस एन पाई, और बीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ई प्लस बी साइन थीटा, ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस एन लैम्डा। तो एन इक्वल्स टू 1 2 3 इन सब के लिए क्या मिलेंगे आपको, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर ऐसे लिख लीजिए देयर इज अ
इतना नोट करो पहले आप इसको। इक्वेशन नंबर लास्ट में कौन सा आएगा? थर्ड। तो अच्छा थर्ड है ये, और ये फोर्थ। इक्वेशन नंबर 4 तक कीजिए आप। आप 4 लिखते हैं, उसके बाद मुझे बताना। Where for n equals to 0, 1, 2, 3, n equals to 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 in equation 4, n equals to 0, 1, 2, 3 in equation 4 shows the position of central maxima, first order maxima, central maxima, first order maxima, second order maxima, and so on. एंड सो ऑन। देखो जब n इक्वल्स टू 0 होगा तो e प्लस बी साइन थीटा कितना आ जाएगा? 0। जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो जो सारी वेव्स होंगी वो सेंट्रल पर क्या बनाएंगी? सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगी। तो n इक्वल्स टू 0 के लिए पार्ट डिफरेंस 0 होगा, और जो हमारा स्क्रीन पर जो मिलेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। उसके बाद n इक्वल्स टू 1 रखते हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस लैम्डा होगा पार्ट डिफरेंस जिन वेव्स के बीच में। तो उनके लिए क्या मिलेगा हमें? उनके इंटरफेरेंस से मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, इस तरीके के हमें पैटर्न मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड बी पॉइंट लिखना है इसी में, मिनिमास। आपने सेंटर मैक्सिमा लिख लिया ना, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। अब उसके बाद है मिनिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद मिनिमा। अब देखो मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? मिनिमास पर पॉइंट पर क्या होती है? इंटेंसिटी 0 होती है। तो इंटेंसिटी हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि साइन एन बीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट साइन बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, वो हमें नहीं चाहिए। आई के 0 होने के लिए साइन एन बीटा 0 होना चाहिए, बट साइन बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद देखो यहाँ पर साइन एन बीटा 0 ये कब होता है? जब आपका साइन पी पाई, जैसे मान लीजिए आपने पी कोई वैल्यू ले ली, पी इक्वल्स टू यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। 1 रखते हैं तो साइन पाई का वैल्यू भी 0, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0। तो साइन एन बीटा 0 है, तो आप इसको साइन पी पाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से एन बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पी पाई, ठीक है। और यहाँ से बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? इसको प्लस माइनस ले सकते हैं आप, ठीक है। तो प्लस माइनस पी पाई अपॉन एन। अब इसमें मेन बात क्या देखनी है आपको, वो देखो। जैसे आपने जो अभी सेंटर मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन लिखी थी, उसमें बीटा इक्वल्स टू कितना आया था? प्लस माइनस एन पाई, ठीक है। एंड ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना था? प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो थी वो किसके लिए थी? प्रिंसिपल मैक्सिमास के लिए। अब देखो यहाँ पर आप p इक्वल्स टू 0 लेते हैं, p इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो p इक्वल्स टू 0 पर बीटा कितना आ रहा है? 0। और यहाँ पर भी आप n इक्वल्स टू 0 ले रहे थे, तब भी बीटा कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। अब देखो यहाँ पर p इक्वल्स टू आप कैपिटल N लेते हैं, p इक्वल्स टू 0 लें, कैपिटल N लें, 2n लें, इस तरीके से nn तक आप कुछ भी लें, p इक्वल्स टू 0 लेंगे
तो बीटा इक्वल्स टू 0 कंडीशन मिल रही है। P इक्वल्स टू यदि आपने कैपिटल N ले लिया तो कैपिटल N से कैपिटल N कैंसिल और बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस माइनस पाई, तो वो भी किसकी कंडीशन है, सेंटर प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है। अब यदि आप 2n लेते हैं तो 2n लेंगे तो n से n कैंसिल प्लस माइनस 2 पाई, और 2 पाई भी किसकी कंडीशन है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है। इसका मतलब हम P की वैल्यू इतना नहीं ले सकते, ना 0 ले सकते हैं, ना ही n ले सकते हैं, 2n नहीं ले सकते, nn तक नहीं ले सकते, क्योंकि अब ऐसी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो वो कंडीशन किसकी आ जाएगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की। तो इनके अलावा और कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसमें P इक्वल्स टू 0 n 2n माइनस 1 और 2n एंड nn, इसका मतलब nn से प्लस माइनस 1 ये वैल्यू हो सकती है P की, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यू यदि हम रखते हैं यहाँ पर तो वो किसकी कंडीशन को शो कर रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की। तो ये वैल्यू के अलावा यहाँ पर P की वैल्यू हो सकती है। तो लिखो आप इतना, मिनिमा के लिए इंटेंसिटी शुड बी 0, that is sin n beta 0 but sin beta not equals to 0. आप यहाँ तक लिखना, इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी 4 आपने लिख लिया था, 5th आ रही है। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि आप P इक्वल्स टू 0 रखते हैं तब कौन सी कंडीशन आ रही है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। P इक्वल्स टू n रखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब P इक्वल्स टू 0, जैसे मैं यदि ग्राफ बनाती हूँ तो P इक्वल्स टू 0 पर ये कंडीशन है, आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है। और P इक्वल्स टू यदि आप n रखते हैं तब भी क्या मिल रहा है, एक सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा मिल रहा है। P इक्वल्स टू 0 पर सेंटर मैक्सिमा, फिर P इक्वल्स टू n पर n रखते हैं तो n अपॉन n कैंसिल प्लस माइनस पाई, तो प्लस माइनस पाई यानी कि n इक्वल्स टू 1 का फर्स्ट ऑर्डर का सेंटर, फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा। तो इसका मतलब P इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा है, P इक्वल्स टू n पर भी मैक्सिमा है। अब इन दोनों के बीच में यानी कि 0 से n के बीच में 1 2 3 और कहाँ तक n-1 तक 0 पर भी मैक्सिमा है और कैपिटल N पर भी फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा है। इन दोनों के बीच में 1 2 3 से लेकर n-1 तक इतने इसके अंदर मिनिमा हो सकते हैं, यानी कि ये P इक्वल्स टू n ऑर्डर का है और ये P इक्वल्स टू 0 का है। इसके बीच में कितने मिनिमा हो सकते हैं, n-1। अब देखो n-1 इसके अंदर क्या हो सकते हैं, मिनिमा। अब मिनिमा होंगे इसका मतलब कुछ सेकेंडरी मैक्सिमा भी होंगे, ठीक है। मिनिमा तभी बनेगा जब हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे तभी तो मिनिमा मिलेंगे। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमा के होंगे। अब देखो n तक और 0 और n के बीच में n-1 क्या है, मिनिमा है, और n-1 मिनिमा होंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा कितने होंगे, n-2 हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और ये 5 क्या आ रहे हैं, यहाँ पर मिनिमा आ रहे हैं, 5 मिनिमा आ रहे हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कितने हैं, 4 है ना, एक कम ही होगा। अब यहाँ पर यदि n-1 मिनिमा होंगे तो मैक्सिमा कितने होंगे, n-2। अभी एक बार और लिख के एक बार और रिपीट कर दूंगी, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक लिखा इक्वेशन नंबर 5 तक, उसके बाद लिखो where P must be not equals to 0 n 2n and nn, where P not equals to 0 n 2n and nn, because हाँ not equals to 0 n 2n and so on nn तक, because P equals to 0 gives a principal maxima, because P equals to 0 gives the principal maxima
and P equals to capital N, P equals to capital N gives the first order maxima, first order maxima. Thus there are P equals to 1, 2, 3 and n minus 1. There are P equals to 1, 2, 3 and n minus 1. N minus 1 minima. N minus 1 minima between two consecutive principal maxima, between two consecutive principal maxima. Where intensity of light is 0, where intensity of light is 0. अब देखो मैं इस चीज को एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए. देखो आपने मिनिमा के लिए कंडीशन लिखी, इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो साइन इंटेंसिटी 0 होने के लिए साइन एन बीटा 0 हो, बट साइन बीटा नॉट इक्वल्स टू 0. तो साइन एन बीटा 0 है तो हमने इसको साइन पी पाई के इक्वल रख लिया, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 0 होती है सभी साइन में. तो यहाँ से एन बीटा किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस पी पाई के. बीटा इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस पी पाई अपॉन एन. अब यदि हम p की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 0. और बीटा इक्वल्स टू जब 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, सेंटर मैक्सिमा मिलता है. और हम निकाल रहे हैं कंडीशन मिनिमा के लिए. इसका मतलब p जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता मिनिमा के लिए. अब उसके बाद यदि आप p इक्वल्स टू कैपिटल N लेते हैं तो कैपिटल N लेंगे तो क्या होगा, n से n कैंसिल, p इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई आ रहा है. यहाँ पर p इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा को. अब हमें निकालनी है कंडीशन मिनिमा की. दैट मीन्स 0 पर या n पर या 2n पर सब पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमास मिल रहे हैं. और कंडीशन हमें निकालनी है मिनिमा की. तो इसका मतलब 0 पर भी एक मैक्सिमा है और n पर भी एक मैक्सिमा है. तो 0 से n के बीच में मिनिमा हो सकते हैं. ये दोनों तो मैक्सिमा है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं, मिनिमा. तो 0 से n के बीच में कितने नंबर आएंगे, 1, 2, 3 एंड n माइनस 1. तो इतने क्या हो सकते हैं, इसके बीच में मिनिमा हो सकते हैं. तो ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में n माइनस 1 मिनिमा. अब हम निकाल लेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि जब n माइनस 1 मिनिमा आ रहे हैं तो मिनिमा तो तभी आ सकते हैं जब उनके बीच में क्या हो, सेकेंडरी मैक्सिमा हो. तो हमें कंडीशन हम निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए. सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा जो आपने बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई अपॉन ये लिखा था ना, उसको आपने कोई इक्वेशन दी थी, बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पी पाई अपॉन फिफ्थ इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ from equation fifth, as there are n minus 1 minima, as there are n minus कैपिटल N लिखना है ना आपको, कैपिटल N minus 1 minima between two consecutive principal maxima. n minus 1 minima between two consecutive principal maxima, hence there must be maxima between two consecutive minima. There must be maxima between two consecutive मिनिमा. देखो मैंने क्या बोला था कि 0 और n के बीच में
प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहे हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा है। अब जब n-1 से लेकर के n-1 तक मिनिमा आ रहे हैं तो मिनिमा तभी पॉसिबल है कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास के बीच में क्या हो, एक सेकेंडरी मैक्सिमा हो। मिनिमा कितने आ रहे हैं, n-1। तो जब n-1 मिनिमा आ रहे हैं तो टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच में क्या होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। which is called secondary maxima. Their positions are obtained by ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपने पहले भी निकाला हुआ है कंडीशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो इससे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी बाई डी बीटा आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डी बाई डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ पर लिख दिया क्या मैंने। अब देखो यहाँ पर आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बीटा के रेस्पेक्ट में, और आई कितना है, हम ना आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब जब बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इसको मैंने आगे लिख दिया, बीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ इसी से हो सकता है, इक्वल्स टू 0। तो अब देखो जब इधर 0 है तो ये टर्म क्या है, इधर जाके 0 ही हो जानी है। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, डी बाई डी बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। इसको आप इंटीग्रेशन करना है।